हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग जोया, गुड मॉर्निंग करिश्मा, गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग गुड्डू, राधे राधे, गुड मॉर्निंग कोमल। तो आज तो संडे है ना। गुड मॉर्निंग पूजा। चलो, आ जाइए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में हाय हेलो लिख देंगे, जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। और क्लियर कर दीजिएगा, वॉइस वीडियो पीपीटी आप सबको क्लियर है। गुड मॉर्निंग विश्वजीत, मैं अच्छा हूँ। एंड और आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग करिश्मा। ओके, थैंक यू। चलिए जल्दी से आ जाइए। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा रिकॉल करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? दिसंबर में एग्जाम है, हो सकता है फॉर्म नवंबर स्टार्टिंग में आ जाए या फिर अक्टूबर लास्ट में। ओके। एग्जाम फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो आएंगे वो अक्टूबर लास्ट या नवंबर स्टार्टिंग में आ सकते हैं। गुड्डू, सुबह जो 7 बजे वाली क्लास है, 7 AM वाली, वो क्लास 20 या 22 से होगी। ओके। गुड मॉर्निंग मुनिया। चलिए, कल हम लोगों ने जो देखा था डेवलपमेंट थ्योरी में दो थ्योरियां हम लोग पढ़ते हैं, एक मॉडर्नाइजेशन और एक डिपेंडेंसी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी ली थी, डिपेंडेंसी थ्योरी आज हम लोगों को पढ़ना है। ओके। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में आप लोग बताइएगा कल आप लोगों को क्या समझ में आया था। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या बात कहती है कि मतलब विकास में जो बैरियर है वो क्या क्या है? चलिए बताइए। आधुनिकीकरण सिद्धांत के अनुसार विकास में क्या क्या बाधाएं हैं? चलिए आंसर कीजिए। हाँ, आंतरिक बाधाएं हैं तो क्या क्या है? गुड्डू, परंपरा और परंपरा, परिवार। बस दो तीन लोगों को पता है और किसी को पता नहीं है? कोमल, मुनिया, साक्षी। परंपरा, समाज, रूढ़िवाद। ओके, ठीक है। तो थोड़ा बहुत सभी को पता है ना। अच्छा, एक थिंकर को हमने जब पढ़ा था, टेलकॉट पार्सन। टेलकॉट पार्सन के बारे में जब हमने पढ़ा था, इन्होंने कुछ पॉइंट बताए थे जिनकी वजह से आंतरिक समस्याएं हैं वो, या थर्ड वर्ल्ड कंट्री, आला कंट्रीज जिनका विकास नहीं हो पा रहा है, वो किन कारणों से नहीं हो पा रहा है, इनके अनुसार बताए गए कारणों को बताइए कौन कौन से हैं। चलिए आंसर कीजिए। गुड मॉर्निंग अंजनी।
गुड मॉर्निंग पंकज। जोया विशिष्टतावाद समष्टिवाद। ओके वेरी गुड। प्रतिसत्तात्मकता पैट्रियार्की ओके। सामूहिक विकास पुराने प्रधान समाज पुरुष प्रधान समाज। ओके वेरी गुड। और इन्होंने ये बैरियर बताए थे, तो इनकी जगह वो किन चीज़ों को अप्लाई करते हैं कि ये चीज़ें अगर अप्लाई कर लीजिएगा तो आप विकास कर सकते हैं। चलिए उनका आंसर दीजिए। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उनके बारे में बताइए। इंडिविजुअल ओके करिश्मा। व्यक्तिवाद सार्वभौमिक इंडिविजुअल ओके गुड्डू। ओके चलिए कानूनों का पालन करना ये चीजें बताई थी। अचीव्ड स्टेटस अपनी खुद की पहचान बनाना सेल्फ आइडेंटिटी पर काम करना ये चीजें बताई थी मैंने तो नहीं बताई। विश्वजीत नहीं, पहले चेक करिएगा है ना। फिर अंजनी कहाँ से बता रही है ये? अंजनी कहाँ से बता रही है ये सारी चीजें? ओके याद रखिएगा ये सारी चीजें। चलिए जैसा कि हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली थी, बुक भी देखी थी, इम्पोर्टेंट है ये बुक सारी। और इनके बारे में विकास क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देख चुके हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिकीकरण एक विकास में होता है, एक चरणबद्ध स्टेज है। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइएगा, डब्ल्यू रोस्टॉक के अनुसार विकास के जो 5 स्टेज बताए उनके नाम बताइएगा। चलिए डब्ल्यू रोस्टॉक के अनुसार विकास के जो 5 स्टेज बताए हैं उन्होंने, 5 चरण बताए, उनके बारे में बताइए। तो विश्वजीत आप भूले हैं है ना, ये ब्लेम मत लगाइए कि सर आपने नहीं बताया। पहले चेक करिएगा उसके बाद पूछिएगा। ओके ओके इट्स ओके। चलिए 5 स्टेज बताइए डब्ल्यू रोस्टॉक के अनुसार। और डब्ल्यू रोस्टॉक की आपको बुक भी बताना है, बुक का पब्लिश डेट भी बताना है। ओके वेरी गुड साक्षी, साक्षी का आंसर एकदम प्रॉपर आया है, वो अच्छा है। चलिए ओके चलिए ओके वेरी गुड। तो याद करिएगा सभी लोग ये 5 स्टेज जो हैं विकास के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करिएगा और इनकी बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 1960 ओके वेरी
ये हमने सारे बताए थे आपको, है ना। ओके, हंटिंगटन ने बताया था आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके। तो पॉलिटिकल डिके कब होता है, राजनीतिक क्षरण कब होता है, चलिए बताइए। ओके, वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड करिश्मा, ओके वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए अब बताइएगा आप, एसपी हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक क्षरण अर्थात पॉलिटिकल डिके कब होता है। चलिए आंसर कीजिए। एक चीज और उसमें नोट कर लीजिएगा, डब्ल्यू रोस्टॉप की, ये नोट करिएगा सभी लोग, ओके। रोस्टॉप की एक बुक है, द पॉलिटिक्स एंड द स्टेज ऑफ ग्रोथ। ये पुस्तक 1971 में पब्लिश हुई और इसमें उन्होंने जो छठवां स्टेज था, छठवां जो चरण था उसे जोड़ा। और जो छठवां चरण क्या था, बियॉन्ड कंजप्शन, ओके, मतलब उपभोक्ता के बाद, उपभोक्ता के आगे, एक उपभोक्ता बनने के बाद उससे और बेटर से बेटर सुविधाएं एवं एक बेटर से बेटर चीजें अपने लिए बनाते रहना, मतलब एक उपभोग करना चीजों का और उन्हें अच्छे से अच्छे अच्छे से अच्छा करना। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा आपने कहा कि हम पानी स्वच्छ पी रहे हैं, फिर हम लोग क्या चाहते हैं कि पानी और स्वच्छ हो, है ना। फिर जैसे मान लीजिएगा हम लोग नॉर्मल बिसलरी पीते हैं, एक बिसलरी आता है वेदिका, तो ये कई बिसलरी के टाइप भी आते हैं, पानी के भी कई टाइप आते हैं मिनरल्स में, ओके। जो मिनरल वाटर आता है तो उसमें भी एक 20 रुपए वाली आती है, 50 रुपए वाला आता है, कई प्रकार के फिर पानी हम लोग एक उपभोग करने लगते हैं चीजों का और अच्छे से अच्छा। तो ये चीज याद रखना है। डब्ल्यू रॉस्टॉप ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स एंड द स्टेज ऑफ ग्रोथ 1971 में जो पब्लिश हुई थी, उसमें अपना छठवां स्टेज जोड़ा है। छठवें स्टेज को क्या कहते हैं, बियॉन्ड कंजम्पशन अर्थात उपभोक्तावाद के आगे, ओके। यस साक्षी, सर्च ऑफ क्वालिटी, जिसकी बात आप शायद कल कर रही थी, है ना। चलिए, लेकिन जो उनकी पहली पुस्तक है उसमें उन्होंने 5 ही दिए हैं, छठवां स्टेज सर्च ऑफ क्वालिटी, या मान लीजिए बियॉन्ड ऑफ कंजम्पशन, उपभोक्तावाद के या क्वालिटी की, एक अच्छी से अच्छी क्वालिटी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो छठवां स्टेज किस पुस्तक में जोड़ा, द पॉलिटिक्स एंड द स्टेज ऑफ ग्रोथ 1971 में, ओके। बुक का नाम लिख लीजिएगा और स्टेज हमने आपको रिपीट कर दिया है। यस 71 में आया, ओके। यहाँ तक हो गया। चलिए आज हम लोगों को आगे बढ़ना है। गैप हाइपोथेसिस, गैप परिकल्पना के बारे में हमने आपको बताया था, कोलमैन के बारे में भी बताया था आपको। पॉलिटिकल सिंड्रोम कहते हैं विकास की जो प्रक्रिया में, डेवलपमेंट प्रोसेस में जो बैरियर आते हैं उनको डेवलपमेंट सिंड्रोम कहा जाता है, ओके। यस सर, कल आपने ही बताया कि 6 और 2 में से 5। अच्छा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया शायद। चलिए, ये अगली बुक में उन्होंने ऐड किया। चलिए अब आता है निर्भरता सिद्धांत एवं अविकसितता का सिद्धांत, अंडर डेवलपमेंट। तो निर्भरता क्या होती है ये आप लोगों को शब्दों से पता है। जैसे मान लीजिएगा साउथ अफ्रीका के देश वो किस पर निर्भर है, उनसे जो ज्यादा डेवलप कंट्रीज है, डेवलप कंट्री है उनके ऊपर निर्भर है, उनसे वो अपनी तकनीक लेते हैं। जैसे भारत
भारत भी एक समय अमेरिका पर डिपेंड था तकनीक के लिए, है ना। तकनीकी के रूप में एक मान लीजिएगा टेक्नोलॉजी के रूप में अमेरिका के ऊपर डिपेंड था, अमेरिका से सारी चीजें लेता था अमेरिका, लेकिन वस्तुएं देता था, उसके साथ अपनी जो भी उसकी बनाई गई विधि है तकनीक वो नहीं देता, राइट। तो कहीं ना कहीं हम लोग उन पर डिपेंड रहते थे और वो लोग हमें जितना देते थे उसी के अनुसार हम लोग अपना विकास करते रहते थे, राइट। तो इस सिद्धांत का विकास लैटिन अमेरिका के विचारकों ने किया है, इसके मूल विचारकों को लेनिन से प्राप्त किया है। इस सिद्धांत में डिपेंडेंसी थ्योरी में कहा जाता है कि जो देश हैं वो अपना विकास क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बाहरी कारण है। विकास करने के लिए क्या है, बाहरी कारण। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिएगा, आप हैं, आप अपने मम्मी पापा पर, अपने पेरेंट्स पर निर्भर हैं, आप अपने सारे खर्च उठाने के लिए, राइट। आपके पास साइकिल है, पहले पैदल जाते थे तो मम्मी पापा ने पैसे दिए, आपके पास साइकिल हो, राइट। तो आपका एक विकास किन के अनुसार हुआ, किस पर निर्भर है, आपकी गार्जियंस पेरेंट्स के अनुसार, है ना। तो वो जब पैसे देंगे तभी आपके पास बाइक आएगी, तभी आपका थोड़ा समय बचेगा आने जाने में, है ना। तो आप डिपेंड उन पर है, जितना वो आपके लिए देंगे उतना ही आपका विकास होगा। सेम कंडीशन दूसरे राज्यों के साथ यही होती है। जितने भी गरीब, मान लीजिए गरीब या थर्ड वर्ल्ड कंट्री में सबसे कम इकोनॉमी है इनकी, तो वो अन्य देशों पर निर्भर है, तो डेवलप कंट्री है, और वो उन्हें जितना देंगी उतना ही वो अपना विकास कर पाएंगे। तकनीक दें, चाहे खान पान में कुछ, कृषि में तकनीक दें, है ना। जैसे जितना पैसा दें उस हिसाब से डेवलपमेंट करेंगे। तो हमारे जब हम लोग पढ़ेंगे गोल्स, है ना, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जब पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ क्या है, वो फर्स्ट पेपर में भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, है ना। वहाँ क्या है, गरीबी हटाना है पूरे विश्व से, तो उन देशों को भी हमें एक बराबर लाना है। तो यही चीज इस विचारधारा, इस सिद्धांत के थिंकर कहते हैं कि जो देशों का विकास नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके विकास में बाधा क्या है, बाहरी कारण है। अन्य देश उनका विकास रोके हुए हैं। क्यों रोके हुए हैं, उसके लिए भी वो कारण बताते हैं, क्योंकि उन्हें वहां से सस्ती लेबर मिलती है, वहां उन्हें से रॉ मटेरियल मिलता है, इसलिए उनके वो विकास को रोके हुए हैं। ओके, आगे हम लोग इन चीजों को समझेंगे। ओके, अंडर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट पर निर्भर है, यस साक्षी, वेरी गुड। तो रॉल परविस ने पराश्रितता का सिद्धांत अर्थात डिपेंडेंसी थ्योरी दी है। इसे नव कॉर्पोरेट वाद भी कहा जाता है। एक अपना कॉर्पोरेट, मान लीजिएगा एक निगमवाद बनाया जाता है, ठीक है। निगम जो होता है उसका नव कॉर्पोरेट, इसे नव कॉर्पोरेटिज्म कहा जाता है, ठीक है। निर्भरता सिद्धांत के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, एजी फ्रैंक एंड आंद्रे गुंडर एंड समीर अमीन। ये दो बहुत, इनको एजी फ्रैंक भी कहा जाता है, फुल नेम है। तो इनको आपको याद रखना है, डिपेंडेंसी थ्योरी की ये प्रमुख विचारक है। विश्वजीत, यस, चलिए। निर्भरता सिद्धांत राष्ट्र राज्यों के बीच असमान संबंधों को समझकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण करना चाहती है। यानी विकसित देशों को कोर, इसमें कोर, पेरी पेरी, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। विकसित देशों को कोर कहा जाता है, केंद्र में रखा जाता है, और अविकसित देशों को परिधि के रूप में रखा जाता है। यह दावा करता है कि संसाधन, ये सारी चीजें आप पढ़िएगा, आगे हम इसे डायग्राम से समझेंगे। ओके, देख लेते हैं डायग्राम है कि नहीं। हाँ, चलो। तो निर्भरता सिद्धांत की उत्पत्ति आधुनिकीकरण के सिद्धांत के विकल्प के रूप में हुई है। आधुनिकीकरण सिद्धांत में क्या कहा गया था कि जो देश अपना विकास नहीं कर पाते उनके कहीं ना कहीं आंतरिक कारण है, लेकिन अब देखा गया कि आंतरिक कारण तो ऐसे हो नहीं सकते, है ना, कहीं ना कहीं बाहरी कारण भी होते हैं। तो इनके विकल्प में आया, इनके विपक्ष में आया कि भाई आंतरिक कारण नहीं होते, कभी कभी बाह्य कारण भी होते हैं। तो इस रूप में आया निर्भरता सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी। सिद्धांत नव उपनिवेशवाद के पहलू का विश्लेषण करता है कि अब दूसरे देश अपना उपनिवेशवाद कैसे कर रहे हैं, इनडायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, न्यू
कॉलोनियलिज्म आया है और कैसे आया है उसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए संस्कृति के रूप में, कल्चर के रूप में, है ना, ये सारी चीज़ें, पहनावा आपका जो भी जो संस्कृति है, जैसे हमने अमेरिका में अधिकतर हमने क्रिश्चियनिटी जो क्रिसमस डे मनाते हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक न्यू कॉलोनियलिज्म है जिसमें वो अपने प्रोडक्ट का प्रचार भी करते हैं और चीज़ें, देखिए गिफ्ट भी देते हैं, तो गिफ्ट आप जितना महंगा लेंगे और अच्छे से अच्छा लेंगे, आप भी चाहते हैं कि हमें इम्पोर्टेड चीज़ें मिलें, तो उससे फ़ायदा किसका है? अन्य देशों का है ना। इससे तीसरी दुनिया के विकास के तहत एक प्रमुख कारण माना है। और हैन सिंगर एवं रॉयल परवेश ने निर्भरता सिद्धांत की उत्पत्ति 1949 में प्रकाशित 2 पत्रों से हुई है, जिन्होंने मिलकर अपने काम किए, हैन सिंगर एंड रॉयल परवेश ने। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। निर्भरता सिद्धांत आमतौर पर 2 अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित है। तो निर्भरता सिद्धांत कैसे विभाजित है उसके बारे में हम लोग समझेंगे मेट्रोपोलिस एंड सैटेलाइट एरिया एंड कोर पेरीफेरी, इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, पूछा भारद्वाज क्या कह रही हैं आप? यूरोपियन कंट्रीज का बेनिफिट होएगा। चल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ चीज यह देख लीजिए, फरवरी में 1949 में द पोस्ट वॉर प्राइस रिलेशंस बिटवीन अंडर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल कंट्रीज, ये हैन सिंगर का एक फरवरी 1949 1949 में ये उनका पेपर पब्लिश हुआ था जिसका टाइटल पोस्ट वॉर प्राइस रिलेशन बिटवीन अंडर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल कंट्रीज के बीच में। तो ये कभी पूछ भी किया जा सकता है आप लोगों से, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यस, चलिए ओके, इसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें इन्होंने बताया कि कैसे लैटिन अमेरिका के देश या थर्ड वर्ल्ड कंट्री के ऊपर राज किया जाता है। तो न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक मामलों के विभाग में कार्यरत हैंस सिंगर ने अविकसित और औद्योगिक देशों के बीच युद्ध के बाद की मूल संबंध एक पब्लिश करते हैं अपना पत्र, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि अविकसित देशों के व्यापार की शर्तें 1876 एवं 1948 के बीच देशों में काफी गिरावट आई। इससे प्रेरित होकर रॉयल परवेश ने मई 1949 में हवाना में लैटिन अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग और कैरिबियन की दूसरी वार्षिक बैठक में गिरावट पर चर्चा करते हुए अपना ये पेपर प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया था जो गिरावट हुई थी वो कहीं ना कहीं बाहरी देशों के कारण हुई थी। ओके, तो निर्भरता सिद्धांत के मुख्य पैरोकार अर्थात इम्पोर्टेंट जो आपके थिंकर हैं उनका नाम याद रखिएगा कि सारी डिपेंडेंसी थ्योरी पर आधारित है। इनमें से हम लोग कुछ थिंकरों की डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे वॉलस्टीन का हम लोग वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। ये सारे थिंकर का नाम याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें विकास सिद्धांत में, डेवलपमेंट थ्योरी में जो डिपेंडेंसी थ्योरी है उसमें सबसे 2 इम्पोर्टेंट थिंकर है, एजी फ्रैंक एंड वॉलस्टीन। तो इन्होंने अपने 2 सिद्धांत दिए, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, ये चीज़ें आप लोग थोड़ा पढ़िएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ किताबी भाषा है, हम लोग अगर डायग्राम को देखकर अच्छे से समझ लेते हैं तो ये हमें थोड़ा बहुत देखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब अगर ये दिख रहा होगा आपको मेट्रोपोलिस एंड सैटेलाइट रिलेशंस, आप इस डायग्राम, इस पिक्चर को देखकर क्या समझ रहे हैं? चलिए बताइए। कुछ समझ में आ रहा है आप? पिक्चर व्हीलर है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। सही तो दिख रहा है उषा, थोड़ा बहुत है तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी पिक्चर क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। ओके, वीडियो का जो क्वालिटी है
वो हम आपको बता देंगे, ओके, क्योंकि नेट पर मुझे ऐसा ही मिला तो ओके। ब्लू कलर में जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड मेट्रोपोलिस क्या है? यूके एंड यूएसए, ओके। ये अर्जेंटीना, और ये इंडियन सब कॉन्ट्री एंड अफ्रीकन स्टेट। ये इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज, ओके। शॉर्ट में मैंने लिख दिया, ये समझ लीजिएगा। यस यस साक्षी। अब यहाँ एक चीज आपको रखना पड़ेगा यार, जो मेट्रोपोलिस सिटी है उनकी सैटेलाइट क्या है? ये है ना, कि वो इनसे कच्चा माल लेंगे और इन्हें प्रोडक्ट बेचेंगे, इन्हें तकनीक देंगे। तो कैसे देंगे? जैसे मान लीजिएगा, पहले ये चीज समझ लीजिएगा, मेट्रोपोलिस ये होगा, इनकी सैटेलाइट ये है, ठीक है। अब ये भी देश है तो इनके भी सैटेलाइट कोई और होंगे, ये भी एक समय मेट्रोपोलिस बनेंगे, इनके सैटेलाइट होंगे, ये है। इनके भी बनेंगे तो ये इनके भी होंगे होंगे। ऐसे एक दूसरे पर सारे लोग निर्भर हैं और दुनिया भी ऐसे ही चल रही है। तो अब एक चीज बताइए आप हमें सिंपल सी, जैसे यूके और यूएसए ने भारत या अफ्रीकन कंट्री से कॉटन लिया, ठीक है। कॉटन लेके उन्होंने लिवाइस का जीन्स बनाया और फिर वो उसे बेचेंगे कहाँ? अपने देश में थोड़ी ना बेचेंगे, अपने देश में भी बेच लेंगे। उनकी खपत कितनी है? थोड़ी ही है। वो ऐसे देश को टारगेट करेंगे जहाँ क्या होगा? पॉपुलेशन ज्यादा होगी। तो पॉपुलेशन का है, अफ्रीकन है, इंडियन कंट्रीज, अलग कंट्री में ज्यादा है पॉपुलेशन, तो वहां ये चीजें सेल करेंगे। अब हमने एक बार आपको एग्जाम्पल बताया था कि मेट्रोपोलिस सिटी जो है, अगर 1,000 रुपए का कॉटन लेती है, 1,000 रुपए का कॉटन, वो कम से कम 10,000 या 1 लाख रुपए में कन्वर्ट करेंगी। कैसे करेंगी? वो जीन्स का पैंट बनाएंगी और पैंट आपको पसंद आएगा, क्योंकि आपको विकास करना है ना अपना। तो विकास क्या है? विकास एक पश्चिमीकरण है, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, कि हम पश्चिम को देखकर अपने आप को बदलना चाहते हैं। वही आप लोग विकास समझते हैं, राइट। आप लोग क्या, पूरा थर्ड वर्ल्ड कंट्री, आला कंट्री, वही विकास समझता है और कुछ नहीं समझता है, ठीक है। तो उस विकास को समझते हैं और आप लोग क्या करते हैं? आपने कॉटन लिया 1,000 का, आपने लिया 6,000 का पैंट, तो आप माइनस में कितने चले गए? 5,000, ओके। तो अब आप उन पर निर्भर हो गए भाई। अब आप अगली बार भी उन्हें कॉटन देंगे, जब आपको जरूरत होगी फिर आप पैंट लेंगे, लेंगे जीन्स फिर लेंगे आप। तो ऐसे आप उन पर निर्भर हैं। अब वो आपको तकनीक देंगे, आपको तकनीक चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उन पर आप निर्भर रहेंगे, उनसे लेंगे। फिर उसमें जो भी इशू आएंगे उन पर भी आप निर्भर रहेंगे। और वो कंट्री आपको तकनीक तो देंगे, लेकिन तकनीक या कोई भी मशीन देंगे तो मशीन का पूरा वो नहीं देंगे सेटअप, कि उसकी आपको रिपेयरिंग का भी, जो भी पार्ट्स हैं उनके पार्ट्स भी दे दें, या उसके बारे में सारा ज्ञान दे दें। ऐसा नहीं करते, राइट। क्यों नहीं करते? क्योंकि नहीं, फिर उनका पैसा कहाँ से चलेगा, उनका इकोनॉमी कहाँ से चलेगा। इसलिए वो अपने ऊपर अन्य देशों को निर्भर भी कराते हैं और उनको निर्भर भी रहना पड़ता है, क्योंकि वो अपना विकास करेंगे समय के साथ, ओके। ये चीज समझ में आई? यस, ओके, वेरी गुड उषा। ये चीज क्लियर हुई आपकी? अब मेट्रोपोलिस सिटीज किस पर निर्भर है? डेवलपमेंट कंट्री, अंडर डेवलपमेंट पर निर्भर है। ऐसे ही अब भारत है, भारत के देश, सॉरी, भारत किस पर निर्भर है, या भारत पर कौन निर्भर है? जो छोटे छोटे और कंट्री हैं, दक्षिण अफ्रीका के कई कंट्री हैं, साउथ अफ्रीका के, है ना। तो वहाँ के, भारत भी, यहाँ की कई कंपनियां हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं अपनी, जैसे बजाज की बाइक जाती है, हीरो होंडा स्प्लेंडर जाती थी, है ना, हीरो भी जाती है, होंडा जापान, शायद जापानी की है कंपनी, तो वो यहाँ आती है। तो ये चीजें एक दूसरे पर निर्भर है, ओके। ऐसे ही क्या होता है, अब ये चीजें निर्भर है। अब भारत में, भारत के अंदर भी क्या है,
कि जो राज्य है, राज्य एक राज्य दूसरे राज्य पर भी निर्भर है ना। जैसे नोएडा है, दिल्ली है, अगर इनमें इंडस्ट्रियल एरिया ना हो, ठीक है, जैसे गाजियाबाद है, तो यहाँ क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ मटेरियल बनाया जाता है और कई देश वहाँ, कई देश भी हैं, राज्य भी हैं, उन पर निर्भर है और वो भी ऐसे राज्यों पर निर्भर है जहाँ से लेबर आती है ना। तो भारत में एक राज्य दूसरे राज्य पर भी निर्भर है और दूसरे राज्य का विकास क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर वहाँ विकास हो गया तो सस्ती लेबर कहाँ से मिलेगी। हमने आपको एग्जाम्पल दिया था जैसे बिहार का, है ना। तो भारत में राज्य ऐसे भी हैं, अगर जैसे मान लीजिए अगर वहाँ विकास कर दिया जाए तो हमें लेबर नहीं मिल पाएगी, है ना, कच्चा माल नहीं मिल पाएगा। अगर वहाँ हम इंडस्ट्रियल एरिया लगा देंगे तो हमें कच्चा माल नहीं मिलेगा अन्य देशों में, राइट। तो कई बार ऐसा होता है, इसीलिए क्या है कि एक देश दूसरे देश पर निर्भर रहता है और विकास के उसके कारण कहीं ना कहीं विकास में बाधाएं क्या बन जाती हैं, अन्य कंट्रीज बन जाते हैं, अन्य राज्य बन जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें समय पर और सही से तकनीक नहीं देते। क्लियर, ये चीजें क्लियर हुई, विकसित अविकसित विकास। यस, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, यस यस। चलो, तो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए विकास नहीं हो पाता है। जैसे आज भारत है, आज भारत का अच्छा विकास हुआ है। अगर मैं इतना तो मैं कह, हम लोग सभी लोग कह सकते हैं, जिस हिसाब से मोदी जी सोचते हैं उस हिसाब से भारत ने बहुत अच्छी तरक्की की है। बकाया जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने उस हिसाब से नहीं सोचा था, विकास के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, वो सिर्फ अन्य देशों पर डिपेंड थी। आज हम लोग डिपेंड नहीं है देशों पर, तकनीक हमने स्वयं की बनाई, है ना। आईटी क्षेत्र में आए हम लोग, डिफेंस क्षेत्र में आए, डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहे हैं कई सारे, अभी आईटी कॉरिडोर भी बनेगा, है ना। तो G20 हो चुका है, उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। तो कहीं ना कहीं आज हम लोग देख रहे हैं, आज भारत देश एक दुनिया पर दुनिया पर उसके बारे में बात होती है। तो ये चीजें हमको देखने को मिलती है। ओके, यस यस, डेवलप कंट्री भी अब भारत का साथ दे रही है और अगर हम लोग समय के साथ नहीं बदलते तो आज हम लोगों का भाई अफ्रीकन कंट्री में आ जाते शायद, है ना। चलिए, तो भाई पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा है, डेवलप कंट्री कोई भी है वो आएगा, पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी है ना। तो हर कंट्री प्रोडक्ट बनाएगी, बेचेगी कहाँ, सेल कहाँ करेगी, जहाँ मार्केट बड़ा हो, जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा हो। इसीलिए डेवलप कंट्री भी की नजर है यहाँ आएगी, फैक्ट्री लगाएगी, है ना। चलो, ये चीज क्लियर हुई आप सबकी। यहाँ किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो बताइए। यस, G20 की वजह से भी। यस यस, वेरी गुड। चलो, ओके। अब ये चीजें आप थोड़ी जो मैंने आपको यहाँ भाषा दी है समझने के लिए, वो आप लोग पढ़िएगा, है ना, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये भी थोड़ा देखिएगा कि निर्भरता के बाहर आने के क्या विकल्प, एक ही विकल्प बचता है, निर्भरता सिद्धांतकारों और वह मौजूद व्यवस्था को उखाड़ फेंकना, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। अगर कोई ना आए समझ में तब आप मुझसे पूछिएगा। क्लियर, शायद आप लोग पढ़ के आए होंगे, पढ़ के आए थे कि नहीं आए थे, कौन कौन पढ़ के आया था। साक्षी इंडिया था, और यह आपका राइट साइड, मेरे राइट साइड या आपका भी राइट साइड, तो उस साइड आपका शायद साउथ अफ्रीका था, अफ्रीकन अर्जेंटीना। ओके, ये चीजें याद रखना बस, नोट्स में आपको दिख जाएगा, है ना। ओके, वेरी गुड उषा, तो PSIR बहुत अच्छा है। ओके, वेरी गुड।
कौन कौन पढ़ के आया था? नोट्स हमने तो पहले दे दिए थे, आप लोग ले लेते हैं नोट्स पहले, लेकिन पढ़ के कौन आया? क्यों नहीं आई साक्षी? पढ़ के आना चाहिए, है ना? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या है, विश्व कैसे चलता है, इसके बारे में इमैनुअल वॉलस्टीन कहते हैं। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट इनकी पुस्तक है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। और पूछ लेते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने दी, तो आपको याद रखना है इमैनुअल वॉलस्टीन। उषा, अब क्लास के एंड में आप हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके, एक बार याद दिला देना। विश्व प्रणाली व्यवस्था अर्थ निर्भरता सिद्धांत की आलोचनाओं की प्रतिक्रिया है। निर्भरता सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आई वो निर्भरता डिपेंडेंसी थ्योरी की आलोचना करने के बाद आई। ओके, तो विश्व प्रणाली सिद्धांत विशेषताएं किस प्रकार है ये हम लोग जान लेते हैं। विश्व व्यवस्था को समग्र रूप से देखना चाहिए, न केवल अलग अलग देशों को। वॉलस्टीन का मानना है कि आधुनिक विश्व प्रणाली को श्रम की एक अंतरराष्ट्रीय विभाजन की विशेषता है, जिसमें 3 प्रकार के पूंजीवादी क्षेत्र हैं। इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। कोर पेरिफेरी एंड पेरिफेरी, सेमी पेरिफेरी। दुनिया में देश ऊपर की ओर और या नीचे की ओर गतिमान हो सकते हैं। प्रणाली, आधुनिक विश्व प्रणाली गतिशील है। अब ये चीज अगर आपको दिख रही हो, समझ में आ रही है, तो आप बताइए। ये चीजें क्लियर है आपको? सभी को दिख रहा है कि नहीं? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिख रहा है? ओके, वेरी गुड। समझ में आ रहा है कहाँ क्या लिखा हुआ है? ओके, 2 मिनट थोड़ा वेट करिएगा, हम आपके लिए वो निकाल दें थोड़ा। सबसे पहले यहाँ नोट कर लीजिएगा कुछ चीजें। सेमी पेरी पेरी में कौन आता है? चाइना, इंडिया और आयरलैंड, मैक्सिको, पाकिस्तान एंड पनामा। पेरी पेरी में अफगान, ओके ओके, पहले उषा जी समझ लीजिएगा, मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। ओके, सारी सभी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए, वेरी गुड। बोलीविया, चैड एंड डोमिनिक रिपब्लिक, आपका फिलीपींस और अगला है वियतनाम। कोर में आपके वो कंट्री आते हैं जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये नोट हो जाए,
डोमिनिक रिपब्लिक है, और ये फिलीपींस है, और ये वियतनाम है। ओके, अब ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। जैसे ही नोट हो जाए फिर आप हमको एक थम्स अप दीजिएगा, और उसके बाद हम लोग चीजें समझेंगे। ओके, चाइना, इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको, पाकिस्तान, पनामा, सेमी पेरी पेरी कंट्रीज। ओके, ओके, नोट हो गया। चलिए, और सभी का हो गया कि नहीं? ओके, वेरी गुड। अब मैं इसे थोड़ा रेजर कर देता हूँ। ये डेवलप कंट्री है, ये अंडर डेवलप्ड है, और ये थोड़ी बहुत डेवलप के एक रास्ते में चल रही है। ठीक है, कोर में क्या होता है, ये केंद्र में होता है। तो कोर जैसे यूके, यूएस, जापान, ये सारे देश किस पर निर्भर है और किसके लिए है, ये चीज भी समझ लीजिए। ये देश सेमी एंड पेरी पेरी, मतलब परिधि एवं अर्ध परिधि, इन दोनों पर निर्भर किसके लिए है? रॉ मटेरियल एंड लेबर। ओके, दो चीजों के लिए निर्भर है, क्योंकि यहां से इन्हें क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल एवं लेबर, जो आपको सामने दिख रही है। ठीक है, और कोर जो केंद्र में है, वो अपना हाई प्रॉफिट कहाँ से बनाएगा और वस्तुओं को कहाँ बेचेगा? थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और जो अंडर डेवलप कंट्री है उनमें, है ना, उनके लिए थर्ड वर्ल्ड क्या है? सेमी पेरी पेरी एंड फेरी पेरी कंट्री में अपनी वस्तुएं बेचेगा और हाई प्रॉफिट कमाएगा। राइट, और ये निर्भर किसके लिए है इस पर? लेबर और रॉ मटेरियल। ओके, अब जो सेमी पेरी पेरी है, जैसे इंडिया, चाइना वगैरह, है ना, पाकिस्तान, ये एक तो रॉ मटेरियल के लिए क्या है? पेरी पेरी कंट्री पर निर्भर है ना, मतलब थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल उनसे भी लेंगी, लेबर भी लेंगी, और वहां चीजें बेची भी। राइट, और इन पर भी निर्भर है केंद्र पर, किसके लिए? कि अपनी वस्तुओं को थोड़ा बहुत बेचेंगे और अपना रॉ मटेरियल और अपनी लेबर को वहां भेजेंगे। राइट, तो ये सेमी पेरी पेरी है, तो वो दोनों पर निर्भर है। और जो एकदम से पेरी पेरी है, जिसका कोई पता आता नहीं है, वो अपनी लेबर के लिए, अपने खर्चे के लिए वो सेमी पेरी पेरी पर निर्भर है और कोर पर भी निर्भर है ना, और अपनी वस्तुएं खरीदने के भी लिए वो इनसे इन पर निर्भर है। तो सारी चीजें क्या है, विश्व व्यवस्था चल रही है, वर्ल्ड सिस्टम कैसे चल रहा है, सब एक दूसरे पर किसके लिए निर्भर? कोई इसके लिए निर्भर नहीं है कि हमें अपना विकास करना, सब अपना काम चला रहे हैं। ओके, क्योंकि किसी के पास लेबर नहीं है तो किसी के पास मार्केट नहीं है, किसी के पास रॉ मटेरियल है तो किसी के पास बनाने के लिए मशीनें नहीं है। ओके, तो यहाँ क्या है, ये हाई प्रॉफिट कमाने के लिए इन पर निर्भर है कि भाई प्रॉफिट हमें मिले, और ये देश अपना रॉ मटेरियल बेचेंगे कहाँ? जैसे भारत है, भारत अपना रॉ मटेरियल कहाँ बेचेगा? है ना, साउथ अफ्रीका के कंट्री अपना रॉ मटेरियल कहाँ बेचेंगे? भारत में बेचेंगे, है ना, और यूके, यूएसए में बेचेंगे, वहां से प्रॉफिट थोड़ा बहुत जो भी पैसा मिलेगा वहां से प्रॉफिट कमाएंगे। और उनके देश में इतना काम तो है नहीं, तो वहां की लेबर भी यहाँ जाएगी, वो भी सस्ते में जाएगी, लेकिन वहां के अनुसार, अनुसार, अपने जगह के अनुसार वहां उन्हें थोड़ा बहुत अच्छा पैसा मिलता है। जैसे इंडिया के कई हैं ब्लू कॉलर एम्प्लॉय जो हैं, वो यूएई जाते हैं, दुबई जाते हैं, किस लिए जाते हैं? तो वहां से थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए। ओके, तो ऐसे ही दुनिया पूरी एक दूसरे पर क्या है, एक विश्व व्यवस्था है जो निर्भर है।
भाई आपके पास कई चीजें हैं, उनके पास कई चीजें हैं, तो एक दूसरे काम चल रहा है बस। ओके, क्लियर? आ गया समझ में? यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? एक बार थम्स अप दीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, तो वो चीजें आपको देखनी है। सबसे पहले इमैनुअल वॉलस्टीन ने कौन सा सिद्धांत दिया, कौन सी व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, उनकी पुस्तक का नाम। और दूसरा, कोर में कौन से कंट्री आते हैं, सेमी पेरी पेरी में कौन से कंट्री आते हैं, एंड पेरी पेरी में कौन से कंट्री आते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, यस, डेवलप कंट्री ज्यादा पैसा कमाते हैं। जैसे मान लीजिएगा आज गूगल किसका है, डेवलप कंट्री का है, तो अब वो पैसा कहाँ से कमाएगा, हम लोगों से कमाएगा, एंड सेमी पेरी पेरी एंड पेरी पेरी से कमाएगा। और ये लोग उन पर निर्भर क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी ने बनाया ही नहीं, और वो एक ग्लोबल पर है ना, यूनिवर्सल है, वो सार्वभौमिक है, तो उसको हम लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, राइट, कि सारे लोग समझ सके उस चीज़ को, है ना। तो ये चीज़ें हैं। खुद से क्वेश्चन कैसे बनाना पड़ेगा, खुद से भी बना सकते हो। तो टॉपिक को आप जब बार बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएगा, है ना, और चीज़ें पता चल जाएंगी कि कहाँ क्या है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके, वेरी गुड। तो चीज़ें एकदम सिंपल ही, है ना। आप लोग हार्ड बना लेते हैं, हार्ड कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। अब इसमें थ्योरी में जब पूछा जाएगा, कोई आपसे पूछे कि भाई वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या है, तो आप तुरंत झट से समझा देंगे, है ना। तो चीज़ें एकदम सरल है। ये मैंने दिया है आपको, ये कंट्रीज नेम भी याद रख लीजिएगा, है ना। ये हमने थोड़ी आपको भाषा दी है, इसे भी पढ़िएगा। जो बात हमने कही है वो किताबी भाषा में आपके पास है, कोई दिक्कत? अब भाषा हम पढ़ के यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि सामने लिखा हुआ है और नोट्स भी हमने आपको दिए हैं, तो ये आपने पढ़ा होगा। सिर्फ हम क्या करेंगे, आपको समझाएंगे, है ना। नहीं तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक पढ़ा नहीं हो, तो वो पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर से क्लास देख लीजिएगा, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इससे कि क्या होगा कि सिलेबस हम लोगों का जल्दी से समाप्त होगा और रिवीजन हम लोग अच्छे से कर लेंगे। हाँ, तो कुछ और देश हैं आपको भी, आप लोग याद करिएगा, है ना। अब केंद्र की विशेषताएं क्या है, अर्धपरिधि सेमी पेरी पेरी की विशेषताएं क्या है, ये चीजें भी आप लोग पढ़िएगा, है ना। उसके बाद परिधि की विशेषताएं क्या है, वो भी आपको पढ़ना है। सर रिकॉर्डेड देखने से समझ आ जाता है। ओके, थैंक यू साक्षी। अब इसकी आलोचना क्यों हुई उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वॉलस्टीन की भी उसी तरह आलोचना की गई जैसे डिपेंडेंसी थ्योरी की आलोचना। केवल पूंजीवाद की तुलना में अल्प विकास की और भी कारण है, जैसे सांस्कृतिक कारक, भ्रष्टाचार और जातीय संघर्ष। तो अब ये दोनों थ्योरियों के बारे में जब इनको फॉलो करने के लिए, यस, चलिए। तो अब क्या है देखिए, अब हम अगर अगर हम लोग देखेंगे एक देश में, हम लोग ये तो कह नहीं सकते हैं निर्भरता सिद्धांत के अनुसार कि भाई आंतरिक ही कारण हो सकते हैं, राइट, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि बाहरी कारण हो सकते हैं एक विकास के लिए, राइट। अब इस सिद्धांत की भी आलोचना की जाती है कि ये सिद्धांत सिर्फ बात करता है कि बाहरी कारण है ना। कौन सा सिद्धांत? जैसे मान लीजिएगा डिपेंडेंसी थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी में आपका एक वर्ल्ड सिस्टम
और एक एजी फ्रैंक वाला मेट्रो पैलेस एंड सैटेलाइट। तो अब कभी ना कभी जैसे मान लीजिए आपकी भी फैमिली है ना, हर फैमिली में कुछ कारण इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं जिसमें हम लोग विकास समय पर नहीं कर पाते, राइट। तो ऐसे ही इसमें भी कहा जाता है कि भाई सांस्कृतिक कारण भी हो सकते हैं, भ्रष्टाचारी हो सकते हैं। इनकी आलोचना की गई कि इन लोगों ने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में क्या कहा गया है, या डिपेंडेंसी थ्योरी में क्या कहा गया है कि सांस्कृतिक कारण एवं भ्रष्टाचार एवं जाति संघर्ष नहीं हो सकते। तो ये भी हो सकते हैं, आपके विकास में बैरियर बन सकते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब आता है ग्लोबलाइजेशन थ्योरी। इसमें क्या होता है, वैश्वीकरण दुनिया भर में लोग, कंपनियों एवं सरकारों के बीच अंतःक्रिया का एकीकरण प्रक्रिया है। वैश्वीकरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, दुनिया भर उनके संचार एवं संस्कृतियां पहलुओं पर ध्यान देते हैं, है ना। परिवहन एवं संचार प्रौद्योगिकी में प्रगति के विकास, वैश्वीकरण बढ़ा है। वैश्वीकरण में एक ग्लोबलाइजेशन, जो आप समझते हैं कि हर एक देश से कम्युनिकेशन सरल होना, आना जाना सरल होना। पहले हमारा क्या था, हम लोग आसानी से एक देश से दूसरे देश में बात कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। और व्हाट्सएप है, इतना सरल हो गया कि अभी आप वीडियो कॉल लगा लीजिए, तुरंत लग जाएगा। पहले क्या होता था, जब सिम वाला सिस्टम था, आपके पास नेट नहीं था, तब क्या कि भाई विदेश में हमें अगर किसी से बात करनी है तो उसके लिए अलग रिचार्ज होता था। आज कोई रिचार्ज होता है, अलग नहीं होता है। वीडियो कॉल करनी है, तुरंत झट से हम लोग ऐड हो जाते हैं। तो बढ़ती हुई वैश्विक बातचीत के साथ विकास आता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सरल होते हैं, विचार एवं संस्कृति एक से दूसरे की ओर जाते हैं। आज गांव में अगर देखा जाए तो इस तरह से वैश्वीकरण हुआ है कि हम लोग भी गांव में बैठकर ही विदेश की बातें करते हैं। वैश्विक गांव में दुनिया को बदलने एवं अपने योगदान एक देश दूसरे देश के लिए। और अभी G20 में क्या निर्णय लिए गए कि भाई हमें किसके और एक विश्व कल्याण के बारे में बात की गई। ओके, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, निगम, आतंकवादी संगठन जैसे राष्ट्र राज्य अभिनेताओं के अलावा गैर राज्य अभिनेताओं का योगदान भी रहता है। एनजीओ भी बहुत अच्छा काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी काम करती हैं, एमएनसी कॉर्पोरेट, है ना। तो वैश्वीकरण में भी बहुत अच्छा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। अब मेरे तरफ से सेशन समाप्त होता है। अब भी किसी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, और टॉपिक से रिलेटेड हो या टॉपिक से रिलेटेड ना हो। विश्वजीत आपके लिए संघीय सरकार एवं संघात्मक सरकार का आज संडे है, आज आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। ओके, सबका साथ सबका विकास, यस। विश्व, पूरा विश्व एक परिवार, है ना, वासुदेव कुटुंबकम, ये बात मानकर चलता है G20 इस बार जो भारत ने अध्यक्षता की, है ना। चलिए, ईशा, करिश्मा, साक्षी, आप सभी को क्लियर है ना चीजें। अंजलि, विश्वजीत, साबा हुसैन, गुल्ला, जोया। सर वैश्वीकरण अच्छा है, लेकिन सर इसके हमारे संस्कृति और भाषा को दूषित कर दिया। यस, देखिए विश्वजीत, मान लीजिएगा हर चीज अच्छे के लिए आती है, लेकिन उसका एक नेगेटिव भी पॉइंट उसके साथ आता है, ठीक है। तो वैश्वीकरण जितना अच्छा है उतना खतरनाक भी है। अब अपने आप को कैसे रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिएगा आज हम लोग कहें कि मोबाइल खराब है, तो मोबाइल किन के लिए खराब है, जो उसका आदि हो चुका है, जिसको जो मोबाइल का जिसका हैबिट हो चुका है कि उसे भाई कम से कम दिन में 3-4 घंटे शॉर्ट वीडियो देखने ही देखने, तो उसके लिए खराब है मोबाइल ना। और आप पढ़ाई करते हैं, 5-6 घंटे आप उससे पढ़ लेते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा हुआ। हर एक चीज जो होती है, हर एक समस्या का समाधान एक नई समस्या लाता है। ओके, इस यूनिट की फर्स्ट क्लास ली थी, उस कुछ समझ नहीं आ रहा था सर। ओके ओके, थैंक यू करिश्मा, मोस्ट वेलकम। तो मैंने पहले ही कहा था भाई, चीजें एक बार पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पहली और दूसरी क्लास समझ में नहीं आई, उसके बाद चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक,
साक्षी CSIR नेट वो आपके आर्ट स्टूडेंट के लिए नहीं होता है, वो साइंस स्टूडेंट के लिए होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, हाँ फर्स्ट पेपर आपका सेम ही होता है शायद, मैंने देखा नहीं है लेकिन यहाँ तक कि कह सकते हैं सेम ही है, उसमें भी रिसर्च होता है लेकिन थोड़ा उसका लेवल हाई होता है। ओके, जैसे रीजनिंग और मैथ उसका थोड़ा हाई होता है। ओके, मोस्ट वेलकम विश्वजीत। ओके गुड, थैंक यू। देखिए विश्वजीत, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें आती हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी ये वो, देखिए जब आप पढ़ रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जाना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब पर सिर्फ जाइएगा, जो चीज़ देखने के लिए गए हैं वो चीज़ें देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको दे दी जाएगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक। साक्षी देखिए, केमिस्ट्री से आपको करना है, फर्स्ट पेपर सेम ही है, बस थोड़ा टफ होगा। ओके, देखिए विश्वजीत क्या है, ये चीज़ें सब चलती रहेंगी, आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़िएगा, आपको ध्यान देना नहीं है। उस पे सिर्फ चर्चा होती रहती है बाजार में। ओके, मार्केट जो है उसमें चर्चा होती रहेगी कि क्या अगला डिसीजन लेंगी। एक हम लोग क्या, एक मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तब इस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, जो होगा देखा जाएगा, है ना। ओके विश्वजीत, होगा तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो नहीं देखा जाएगा, लेकिन तैयारी पर हम लोग फोकस करेंगे, जैसे कर रहे हैं वैसे करते चलेंगे। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को। यस, ओके, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। मिलते हैं हम लोग 8 PM पर मिलेंगे, अब शाम को, शाम को क्या रात में मिलते हैं ना। चलिए ओके, थैंक यू। अभी यूट्यूब क्लास नहीं चल रहा है, जब चलेगा मैं बता दूंगा आपको। ओके, चल, इवनिंग क्लास होगा और PDF ओ, उषा 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 ध्यान दीजिएगा। हाँ, उषा आपको PDF कहाँ मिलेगा, तो आप अपना ऐप खोलेंगी, ठीक है। ऐप खोलने के बाद आपको जाएंगे आप अपने कोर्स में, वहाँ कंटेंट में जाकर, वहाँ आपका जो भी कोर्स है कंटेंट में जाएंगी, वहाँ नोट्स मिलेंगे, नोट्स का फोल्डर, उसे आप लॉगिन कीजिएगा, उसे आप ओपन कीजिएगा, उसमें आपको यूनिट वाइज नोट्स, ओके, होंगे, आपको मिल जाएंगे। क्लियर, चल, ओके, थैंक यू।